एक बार की बात है, तीन व्यक्ति राजा के दरबार में आए और स्वयं को संसार में सबसे चतुर और ज्ञानी बताने लगे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, पंडितों, आपने हमारे राज्य में पधारकर हमारा मान बढ़ाया है। हमारा आतिथ्य स्वीकारें और अपना ज्ञान हमें दें। तत्पश्चात राजा ने उन पंडितों को अपने सलाहकारों के ज्ञान के विषय में बताया और उनकी प्रशंसा करी। राजा की बातों से प्रसन्न पंडितों में से एक ने कहा, महाराज, आपने अपने दरबारियों की बहुत प्रशंसा करी है। कृपया पहले हमें अपनी बुद्धि का परिचय देने दें। हम में से हर कोई एक प्रश्न पूछेगा। यदि कोई हमें उसका उत्तर देगा तो हम उसे सबसे बुद्धिमान मानकर अपना गुरु बना लेंगे। राजा ने शर्त मान ली। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई भी दरबारी सही उत्तर न दे सका। राजा ने सोचा कि केवल विक्रम ही इनके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। उन्होंने तुरंत दूत भेजकर विक्रम को बुलवाया। विक्रम अपने गधे पर बैठकर महल पहुंचा और झुककर राजा का अभिवादन किया। राजा ने विक्रम का परिचय पंडितों से करवाकर कहा, श्रीमान विक्रम के समक्ष अब आप लोग अपना प्रश्न रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सही उत्तर अवश्य मिलेगा। एक ने विक्रम से पूछा, धरती का बीचों बीच मध्य कहाँ पर है? विक्रम प्रश्न पूछने वाले की चतुराई तुरंत समझ गया। उसने अपने गधे को दिखाते हुए कहा, जहाँ मेरे गधे का पैर है वहीं धरती का मध्य है। आप यह कैसे कह सकते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, यदि आपको कोई शंका है तो आप नापकर देख लें कि बीचों बीच कहाँ आता है। दूसरे पंडित ने आकर पूछा, विक्रम बताओ तो हमारे सिर के ऊपर आसमान में कितने तारे हैं? विक्रम ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे गधे के बाल जितने तारे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पंडित ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, श्रीमान यदि आपको कोई शंका हो तो गिन लीजिए। तीसरे पंडित ने आकर विक्रम से पूछा, बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? विक्रम ने उत्तर दिया, ठीक उतने ही जितने मेरे गधे की पूंछ में हैं। तुम्हें कैसे पता? पंडित ने पूछा। विक्रम ने कहा, यदि आपको कोई शंका है तो आइए गिन लेते हैं। आप दाढ़ी से एक बाल निकालिए और मैं अपने गधे की पूंछ से एक बाल निकालूंगा। पंडित ने भयभीत होकर राजा से कहा, हे राजन, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमसे भी बुद्धिमान व्यक्ति आपके राज्य में हैं। आज से विक्रम को हम लोग अपना गुरु स्वीकार करते हैं। रघु कभी भी एक जगह टिककर काम नहीं करता था। उसकी हाजिर जवाबी से ही उसका गुजारा चल जाता था। साथ ही सबकी सहायता करने के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय था। रघु के गांव में एक महाजन था जो लोगों को बहुत अधिक ब्याज पर पैसे उधार देता था। चूंकि पूरे गांव में एकमात्र वही महाजन था, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। उस महाजन को बस एक ही बात बुरी लगती थी कि रघु ने कभी भी उससे उधार नहीं लिया था। वह हमेशा इसी ताक में रहता था कि रघु उसका कर्जदार हो जाए, और रघु को यह बुरा लगता था कि वह साधारण लोगों से बहुत अधिक ब्याज लेता है। एक दिन महाजन को सीख देने का मौका रघु को मिल ही गया। रघु ने महाजन को छज्जे पर खड़ा देखा। उसे एक युक्ति सूझी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर जोर से कहा, हे प्रभु, मेरी मदद करें। मुझे परिवार चलाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है। मैं कभी उधार नहीं लेता। कृपया 100 सुवर्ण मुहर देकर मेरी सहायता करें। महाजन तो ताक में था ही। उसने 100 सुवर्ण मुद्राओं का थैला नीचे गिरा दिया। उसने सोचा कि वह रघु को बताएगा कि ईश्वर पैसा नहीं देते। मेरे जैसा महाजन ही पैसे देता है और रघु भी मेरा कर्जदार हो जाएगा। रघु ने थैला लेकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। महाजन रघु की बात सुनकर चिढ़ गया। नीचे जाकर रघु से उसने कहा,
रघु, तुम कितने मूर्ख हो। तुम क्या समझते हो ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है। यह जो पैसा तुम्हारे हाथ में है वह मेरा है। मेरे जैसे बड़े दिल वाला ही मदद कर सकता है। कोई बात नहीं, तुम बाद में मुझे वापस कर देना। रघु ने तुरंत कहा, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। ईश्वर ने मेरी मदद की है, मुझे मूर्ख मत बना। महाजन की बात रघु ने नहीं मानी। अंत में महाजन ने कहा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन मूर्ख है। मेरे साथ मुखिया जी के पास चलो, वही निर्णय करेंगे। रघु तो यही चाहता था। उसने कहा, ठीक है, चलूंगा, पर देखो मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। यदि अच्छे कपड़े में नहीं चलूंगा तो तुम नहीं जीतोगे, इसलिए पहले कपड़े। महाजन ने सोचा कि निर्णय तो मेरे ही पक्ष में होना है। कम से कम रघु को अच्छे कपड़े दे देता हूँ। उसने अपने कपड़े दे दिए। इसी प्रकार रघु ने महाजन से कोट, जूते और यहाँ तक कि घोड़े का भी इंतजाम करवा लिया। दोनों घोड़े पर सवार होकर मुखिया जी के पास पहुँचे। मुखिया जी को अपनी बात बताकर महाजन ने न्याय मांगा। मुखिया जी ने बारी बारी से दोनों को देखा और फिर रघु से बोला, तुम्हें कुछ कहना है क्या? रघु ने कहा, हुजूर, इस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई है। जो कुछ भी मेरे पास है उसे यह अपना बताता है। यदि आप उससे पूछें कि मेरे कपड़े, जूते, घोड़े किसके हैं, तो यह उसे भी अपना ही बताएगा। ऐसी स्थिति में स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में भी आप उससे उसी उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं। रघु के कहे अनुसार मुखिया जी ने महाजन से पूछा। कपड़े, जूते सब महाजन के थे ही, तो उसे कहना पड़ा, जी हुजूर, ये सब मेरे ही हैं। मुखिया जी ने रघु के पक्ष में अपना निर्णय दिया और अपनी मूर्खता के लिए महाजन स्वयं को दोष देता हुआ चला गया। एक बार सुशील के गांव में मेला लगा। कई महीनों से सुशील को इस मेले में जाने का मन था। वह वहां जाकर कुछ खेलों में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। सुशील के दोस्तों ने कहा कि वे भी साथ चले गए, पर वह जानता था कि वह अपने दोस्तों के सामने खेलों में भागीदार नहीं बन सकता था। उसको अपने दोस्तों के सामने हारने की भी चिंता थी। उसे डर था कि यदि वह हार गया तो उसके दोस्त उसे असमर्थ समझकर उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। वह किसी भी हालत में जीतना चाहता था। मेले में सुशील अपने दोस्तों के साथ चल दिया और उसने सोचा कि मेले में ही कुछ उपाय सोच लेगा। मेले में बहुत सी दुकानें थीं। उसमें से एक दुकान में तीर से निशाना मारने का खेल था। सही निशाना लगाने पर बहुत बढ़िया इनाम भी था। सुशील ज्यादा अनुभवी तो नहीं था, पर वह निशाना लगाकर जीतना चाहता था। उसको यह भी डर था कि अगर निशाना सही नहीं लग पाया तो उसके दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। फिर उसने कुछ सोचा और तीर उठाकर अपने दोस्तों से कहा कि वह इस खेल के माध्यम से उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान देगा। उसे लगा कि इस प्रकार यदि वह विफल भी हुआ तो भी वह अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगा। वे सब दुकान की ओर चल दिए जहां सुशील को देखने के लिए भीड़ जुट गई थी। यह सुशील के लिए पक्की चुनौती थी। उसने धनुष और 3 तीर उठाए और सब लोगों से कहा, अब मैं आपको जीवन के बारे में सिखाता हूँ, मुझे ध्यान से देखिएगा। सुशील ने निशाना साधा और तीर छोड़ा, पर निशाना सही जगह न लगा। भीड़ ने अत्यंत निराशा प्रकट करते हुए आह भरी। सुशील शांत रहा और बोला, तीर मारते वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक योद्धा हूँ, इसी कारण मेरा निशाना चूक गया। जब हम युद्ध में लड़ने जाते हैं तो निशाना चूक सकता है। यही वजह है कि हम युद्ध हार जाते हैं। फिर उसने दूसरा तीर उठाया और निशाने की ओर छोड़ा, पर इस बार भी तीर निशाने से चूक गया। भीड़ ने फिर शोर मचाया। सुशील शांत मुद्रा में बोला, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था कि लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है।
वरना निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा। तीसरी और आखिरी बार सुशील ने फिर तीर साधा। इस बार तीर सही जगह पर लगा। अचूक निशाना देख भीड़ चिल्ला पड़ी और करतल ध्वनि से सुशील की सराहना की। अपनी इच्छा पूरी करके सुशील घर की ओर चलने लगा और यह बताना भूल गया कि यह निशाना किस लिए साधा था। भीड़ ने सुशील को शांत देखकर पूछा, अब की बार आपने यह निशाना किसके लिए लगाया? सुशील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निशाना तो मैंने अपने लिए लगाया। मित्र और बाकी एकत्रित लोग इस जवाब से सहमत हो गए और सुशील प्रसन्न था। उसकी लाज जो रह गई थी। एक बार की बात है, एक स्त्री शरद के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। उसके पुत्र को चीनी खाना बहुत पसंद था और वह इस आदत को छुड़ाना चाहती थी। उसने शरद से कहा, श्रीमान, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने पुत्र को कैसे अनुशासित करूँ। शरद ने उससे पूछा, महोदया, कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार का अनुशासन आप अपने पुत्र में देखना चाहती हैं। संभव है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। उस स्त्री ने कहा, श्रीमान, बहुत ही साधारण सी बात है। मेरे पुत्र को चीनी खाने की बहुत लत है। मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी आदत कैसे छुड़ाऊं। पल भर सोचकर शरद ने कहा, महोदया, आप कल मुझसे मिलें। मैं इस समस्या का समाधान बताऊंगा। अगले दिन उस स्त्री के आने पर शरद ने फिर उसे अगले दिन आने के लिए कहा। एक सप्ताह तक यही चलता रहा। उसके बाद शरद ने उससे कहा, महोदया, कृपया कल आप अपने पुत्र को लेकर आए। मैं उसे एक उपाय बताऊंगा। अगले दिन उस बालक से शरद ने कहा, बालक, अधिक चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें इसे बदलना होगा। कल से एक दिन में तुम बस 3 चम्मच चीनी खाना और एक सप्ताह बाद मुझसे मिलना। बालक ने शरद की बात मान ली। उस स्त्री ने शरद का आभार व्यक्त किया। एक सप्ताह पश्चात दोनों आए पर शरद ने उन्हें अगले सप्ताह आने के लिए कहा। 2 सप्ताह तक यही क्रम चला। तत्पश्चात शरद ने बालक से कहा कि अब वह एक दिन में मात्र 2 चम्मच चीनी खाए और एक सप्ताह बाद मिले। उस स्त्री ने शरद को धन्यवाद देते हुए पूछा कि उसके पुत्र को सलाह देने में उन्होंने इतना समय क्यों लगाया। शरद ने उत्तर दिया, महोदया, सच तो यह है कि आपके पुत्र को चीनी खाने से अनुशासित करने से पहले मुझे स्वयं को अनुशासित करना पड़ा, क्योंकि मुझे भी चीनी खाने की लत है। किसी गांव में श्यामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार का गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। श्यामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा
उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। श्यामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचता कि यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्यामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़े देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एक बार सोहम अपने पुत्र और गधे के साथ कहीं जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पुत्र को थकता देख सोहम ने उससे कहा, पुत्र, तुम थक गए हो, तुम गधे पर बैठ जाओ। पुत्र गधे पर बैठ गया और सोहम साथ साथ चलने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्होंने सड़क किनारे कुछ लोगों को बैठकर बातें करते देखा। उन्हें देखकर एक ने कहा, अरे देखो तो, यह लड़का कितना स्वार्थी है। स्वयं तो गधे पर बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाप इस गर्मी में पैदल चल रहा है। साथ बैठे लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। लड़के के दिल में बड़ों की इज्जत नहीं है और न ही उसे अपना कर्तव्य पता। सोहम के पुत्र को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, पिताजी, आप गधे पर बैठिए, मैं पैदल चल लूंगा। सोहम राजी होकर गधे पर बैठ गया और पुत्र साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर पर फिर गांव वाले बैठे बातें करते मिले। उन्हें जाता देखकर एक व्यक्ति ने कहा, वह आदमी कितना निर्दयी है, स्वयं तो आराम से गधे पर बैठा है और लड़के को पैदल चला रहा है। साथ बैठे लोगों ने उसका साथ दिया। सोहम ने यह सुनकर पुत्र से कहा कि हम दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। दोनों गधे पर बैठकर चलने लगे। मुश्किल से थोड़ी ही दूर पर कुछ और गांव वाले बैठे मिले। उन्होंने इन्हें देखकर कहा, ये दोनों कितने निष्ठुर हैं, बेचारे गधे पर दोनों चढ़कर बैठे हैं, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर सोहम और पुत्र ने सोचा कि ये लोग सही ही कह रहे हैं। ऐसा सोचकर दोनों नीचे उतर गए और गधे के साथ चलने लगे। तभी उन्हें उनके गांव का एक व्यक्ति मिला। उसने इन्हें रोका और सोहम से बोला, सोहम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हड़बड़ाकर सोहम ने कहा, नहीं तो क्यों? गांव वाला बोला, तुम गधे को बेकार ले जा रहे हो और पैदल चलकर खुद थक रहे हो। जब तुम आराम से गधे पर बैठ सकते हो तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर सोहम सकते में आ गया। उसने सोचा, कुछ भी काम करो लोग तो नासमझ ही कहेंगे। यह तब की बात है जब देश स्वतंत्र हुआ नहीं था। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले कई लोगों को अंग्रेज शासकों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर मुकदमा चलाकर कई लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। मुजफ्फरपुर बिहार की जेल की तंग कोठरी में एक नवयुवक बंद था। एक दिन के बाद उसको फांसी लगनी थी।
अंग्रेज जेलर उसके कोठरी के पास से जब घूमता हुआ गुजरा, उसे उस नवयुवक कैदी पर दया आ गई। वह कानून से बंधा था, फिर भी उसने उसे पके हुए आम को एक लिफाफे से निकालकर उस कोठरी के सरियेदार फाटक में रख दिए और कहा, घबराओ मत बेटे, यह आम खाओ, बहुत ही मीठे हैं। जेलर के कहने के बावजूद वह युवक बिना प्रतिक्रिया दिए चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। इसके बाद जेलर एक बार और आम खाने को कहकर चला गया। शाम को वह फिर उस कोठरी के सामने से गुजरा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फाटक के सरिये के बीचों बीच आम ज्यों का त्यों रखे हुए थे। जेलर ने मन ही मन सोचा, मौत के डर से शायद युवक ने खाना पीना छोड़ दिया है। जेलर ने युवक से कहा, बेटा आम उठा लो, खाकर देखो, सचमुच बहुत मीठे हैं। युवक अपने जगह से फिर से नहीं हिला, चुपचाप दरवाजे के तरफ देखता रहा। जेलर ने सोचा, क्यों नहीं मैं ही इसे अपने हाथों से आम खिला दूं। फिर उसने कहा, उठो बेटा, आम ले लो। यह कहते हुए जेलर ने जैसे ही आम उठाने के लिए अपना हाथ लगाया, वैसे ही आम पिचक गए। लेकिन आम पिचके क्यों? बात यह थी कि युवक ने इतनी सफाई से आम का रस चूसकर उसे फिर उनके छिलकों को चतुराई से फुलाकर रख दिया था, जिससे कोई जान ही न सके कि वे चूसे हुए आम हैं। जेलर से मजाक करने के बाद जेल में बंद युवा कैदी अब ठहाका लगाकर हंस रहा था। जेलर ने देखा कि कैदी इस तरफ से निश्चिंत है कि कल उसे फांसी लग जाएगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था वह युवा कैदी जिसको फांसी लगने के कुछ घंटों पहले हंसी सूझ रही थी। वह था 19 वर्ष की अवस्था का क्रांतिकारी नवयुवक खुदीराम बोस। उसके लिए अपने देश पर मर मिटना भी एक हंसी का खेल था। इस कहानी से सीख, देश के लिए बलिदान हो जाना अमरता प्राप्त करता है। एक बार राघव अपनी रसोई में चूल्हा बना रहा था। चूल्हा करीब करीब पूरा हो चुका था, तभी उसके मित्र चूल्हा देखने आ पहुँचे। सबने बहुत तारीफ करी, पर एक ने कहा, राघव चूल्हा तो अच्छा है, पर उसका मुंह उत्तर की ओर है। अगर उधर की हवा चली तो सारी आग उड़ जाएगी। बात तो पते की थी। राघव ने उसे तोड़कर दूसरा चूल्हा बनाया। इस बार चूल्हे का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखा। फिर अपने मित्रों को चूल्हा दिखाने के लिए बुलाया तो एक को छोड़कर सभी प्रसन्न हुए। एक मित्र ने कहा, राघव सब अच्छा है, चूल्हे का मुंह दक्षिण की ओर है। अगर उल्टी दिशा से हवा चलेगी तो आग बाहर निकल जाएगी और तुम खाना नहीं पका पाओगे। राघव ने फिर से चूल्हा तोड़ डाला और नया चूल्हा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बनाया। फिर मित्र देखने आए। सबने अच्छा कहा, पर एक मित्र ने कहा, अति सुंदर, पर इसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है। कुछ महीनों में पूर्व दिशा से ही हवा चलती है, तुम्हारे चूल्हे की आग उड़ा ले जाएगी। परेशान होकर राघव ने इस चूल्हे को भी तोड़ दिया। बहुत सोच विचार कर इस बार उसने नए चूल्हे के नीचे चक्का लगा दिया, जिससे उसे घुमाया जा सके और हवा के कारण आंच पर प्रभाव न पड़े। राघव को स्वयं पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपने मित्रों को चूल्हा दिखाने के लिए बुलाया। मित्र आए, चूल्हा देखा और जी भरकर तारीफ करी। एक मित्र ने कहा, तुम्हारा चूल्हा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ साथ हमारे लिए भी बहुत सुविधाजनक है। राघव ने अचरज से पूछा, तुम्हारे लिए कैसे सुविधाजनक है? मित्र ने कहा, राघव, चूंकि इसे घुमाया जा सकता है तो इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। पर यह बताओ कि तुम्हारे लिए कैसे सुविधाजनक है? राघव ने पूछा। अब मित्र ने कहा, राघव, बुरा न मानो तो क्या आज रात खाना पकाने के लिए तुम मुझे चूल्हा दे सकते हो? कल सुबह वापस कर दूंगा। यही सोचकर मैंने कहा था कि मेरे लिए भी सुविधाजनक है। राघव इनकार न कर सका। मित्र ने अगले दिन चूल्हा वापस कर दिया।
राघव अपनी पत्नी को खाना बनाने का निर्देश देकर काम पर चला गया। दोपहर को वापस आने पर उसने अपनी पत्नी को आंगन में चुपचाप बैठे देखकर पूछा, क्या बात है, खाना क्यों नहीं पकाया? क्रोधित पत्नी ने कहा, चूल्हे में चक्का लगाने का तुम्हारा विचार हमारे लिए विनाश का कारण बन गया है। राघव कुछ समझ न पाया। उसकी पत्नी ने फिर कहा, कल तुम्हारा मित्र चूल्हा अपने घर ले गया, पर आज मैं ताजी सब्जियां लेने बाजार गई थी, तभी पीछे से कुछ चोर आए और आंगन में से चूल्हा उठाकर ले गए। दुखी राघव अपने आप को कोसने के अलावा कुछ न कर सका। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका स्वभाव बड़ा विनोदी था, मगर कभी कभी उनका हास्य व्यंग बड़ा तीखा हो जाता था। वह इतना तीखा कि विपक्षी तिलमिला उठता था। एक बार दयानंद जी किसी पंडित से मिलने गए। पंडित खुद तो ऊंचे आसन पर चढ़कर बैठ गए और स्वामी दयानंद जी को अपमानित करने के लिए बैठने को नीचा आसन दिया। स्वामी जी उस आसन पर बैठ गए, मगर पंडित जी की चालाकी उनसे छुपी न रह सकी। पास ही नीम के पेड़ पर एक पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा हुआ कौआ काव काव कर रहा था। स्वामी जी ने एक बार उस नीम के पेड़ को देखा, फिर पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी, हम दोनों में कौन बड़ा है? इस पर पंडित जी अहंकार में भरकर बोले, यह भी कोई पूछने की बात है? अरे बड़े तो हम हैं, इसीलिए तो हम ऊंचे आसन पर बैठे हैं। दयानंद जी ने तुरंत बात काटी, पंडित जी, हम दोनों से बड़ा वह कौआ है जो नीम के पेड़ के ऊंची टहनी पर बैठा है। आपके कहने के अनुसार ऊंचे आसन पर बैठने वाला ही बड़ा होता है, तो इस समय वह कौआ ही सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है न? फिर क्या था? पंडित जी दयानंद जी की बात सुनकर खिसिया गए और खुद को लज्जित अनुभव करने लगे। मगर जो लोग यह सुन रहे थे वे ठहाका लगाकर हंसने लगे। इसलिए कहा गया है कि बड़ा वही जो छोटा होने में भी प्रसन्न है। एक गांव था जहां बहुत कम लोग रहते थे और उसी गांव में एक अंधा व्यक्ति भी रहता था। वो अकेला रहता था और रात को जब भी अपने घर का सामान लेने बाहर जाता था तो अपने साथ एक टॉर्च जरूर लेकर निकलता था। एक रात जब वो अंधा व्यक्ति रात के समय बाजार से अपने घर की तरफ जा रहा था, हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपनी टॉर्च जलाई हुई थी। रास्ते में कुछ मंचले लड़के खड़े हुए थे जो किसी दूसरे शहर से आए थे। जब उन लड़कों ने उस अंधे व्यक्ति को टॉर्च के साथ देखा तो उसका मजाक बनाने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे जब तुम अंधे हो तो इस टॉर्च का क्या काम? तुम्हें जब कुछ दिखाई ही नहीं देता तो इस टॉर्च को लेकर क्यों घूम रहे हो? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हाँ, बदकिस्मती से मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मैं ये टॉर्च अपने लिए नहीं बल्कि तुम जैसों के लिए लेकर घूमता हूँ ताकि तुम कहीं गलती से मुझसे टकरा ना जाओ। ये सुनकर उन सभी लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस अंधे व्यक्ति से माफी मांगी और वहाँ से चले गए। हमें दूसरों के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। हमेशा दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आए और कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। आपका छोटा सा मजाक भी दूसरे के दिल को ठेस पहुंचा सकता है।